जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, और ये स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 36 से लेकर और जाते हैं आर्टिकल 51 तक। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 से लिया है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने यानी आयरलैंड ने इसे लिया है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। हमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमारे लिए जो सही आंसर है दैट इज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डीपीएसपीज को नोबल फीचर्स तक भी कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलकर इनको फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में आते हैं, तो आते हैं पार्ट 4 में, और ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके सोर्स के बारे में बात करें तो आयरलैंड से हमने ये लिया है, जिन्होंने स्पेन से इसको लिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है डीपीएसपीज को कि उन्होंने इन्हें नोबल फीचर्स तक कहा है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के साथ जोड़कर फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और ग्रेनवेल ऑस्टिन, जो कि एक काफ़ी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने इनको कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो नोन एज कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हर साल यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर देखने को मिलता है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? पहला, it denotes ideals that the state should keep in mind while formulating policies and enacting laws। यानी वो कौन सी बातें हैं जो कि राज्य को अपने दिमाग में रखनी है while formulating the laws, यानी कानून बनाते वक्त और पॉलिसीज बनाते वक्त। तो ये सारी वो बातें हैं जो कि अपने दिमाग में राज्य रखेगा, लेजिस्लेचर रखेगा while electing laws या फिर while formulating your policies। These are the constitutional instruction, very important। So ये क्या है? These are the constitutional instructions या फिर recommendations जो दी गई हैं लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को। राइट, तो लेजिस्लेचर को किस तरह के कानून बनाने हैं, एग्जीक्यूटिव को किस तरीके से उन्हें इंप्लीमेंट करना है और एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से उन्हें फॉलो करना है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है, रिकमेंड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आर्टिकल 36 क्या है। आर्टिकल 36 बोलता है कि स्टेट की जो डेफिनेशन पार्ट 4 में है, ये वही डेफिनेशन है, इसका वही मतलब है जो कि हमने पार्ट 3 में देखा था। यानी हमने देखा था पार्ट 3 में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 12, जहां पर स्टेट को डिफाइन किया गया था। राइट, तो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई थी और उसमें यह कहा गया था कि ये स्टेट की डेफिनेशन है पार्ट 3 के लिए, यानी फंडामेंटल राइट्स के लिए। उसके बाद आर्टिकल 36 आता है और आर्टिकल 36 ये कहता है कि स्टेट की वही डेफिनेशन मान्य होगी जो डेफिनेशन पार्ट 3 में दी गई थी। राइट, तो आर्टिकल 36 क्या बताता है आपको? स्टेट की डेफिनेशन बताता है। आपको आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन है वही इसमें भी याद रखनी है। इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज, और दीज रिजेंबल विद योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको 1935 में एन्यूमरेट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में। तो डीपीएसपी जो हैं इससे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से थे या वहां से इंस्पायर्ड है। राइट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे और वहीं से हमने उन्हीं को आगे फॉलो किया और उन्हें नाम दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। राइट, so these are very comprehensive economic, social and political programs। so directive principle of state policy को जब आप पढ़ते हो तो वो जो policies हैं basically they revolve around economics, they revolve around social structure, and then they tell you about the political programs, the what kind of political program the state should follow, the government should follow, or the legislature should follow। so ये सारी बातें हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से पता चलती हैं, और ये जो डीपीएसपी होती हैं इनका एम होता है टू अचीव दी हायर आइडियल्स ऑफ जस्टिस,
लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और आप सब ने प्रियम्बल तो ज़रूर पढ़ा होगा और वहाँ पे आपने ये सारे वैल्यूज़, ये सारे आइडियल्स पढ़े थे। तो उन्हीं का मैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलता है, एक मैग्निफाइड वर्जन देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और यहाँ पर हमें वेलफेयर स्टेट का आइडिया भी देखने को मिलता है। सो दे एम्बॉडी द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, राइट। और यही आपको प्रियम्बल में भी देखने को मिलता है। तो वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, ये एम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, ठीक, राइट। तो अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये बताता है आपके इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो ये बताती हैं कि किस तरीके से आपके देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिशिएबल। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब ये होता है कि इनकेस अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को परफॉर्म नहीं किया जाएगा राज्य के द्वारा, तो आप यानी नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि हमने फंडामेंटल राइट में देखा था, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जस्टिशिएबल। कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है स्टेट या फिर नागरिक, तो सिटीजन के पास ये अधिकार होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा आर्टिकल 32 से और हर हाई कोर्ट हो जाएगा आर्टिकल 226 से। लेकिन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन होगा, देन द सिटीजन विल नॉट हैव एनी राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट और योर हायर कोर्ट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। लेकिन आर्टिकल 37 क्या बोलता है? इट सेज दैट दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये फंडामेंटल्स हैं और सरकार को जो है, जब भी पॉलिसी बना रहा है, जब भी कानून बना रहा है, देन द स्टेट शुड अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉज। तो आर्टिकल 37 डायरेक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है स्टेट को कि स्टेट जब भी लेजिस्लेचर फॉर्म करेगा, जब भी लॉज फॉर्म करेगा या जब भी पॉलिसीज बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा, देन स्टेट को अपने दिमाग में रखने हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ पे लिखा है? 37। लेकिन अगर नहीं रखता तो क्या होगा? तो आगे देखेंगे क्या होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जस्टिसिएबल नहीं है, यानी अगर स्टेट वो नहीं भी करता तो भी आप कोर्ट में मूव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या रोल प्ले करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो हावेवर इट इज नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, बट स्टिल इट हेल्प्स द कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जुडिशरी को हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया और अब उस कानून के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो अब कोर्ट कैन यूज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू सी द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, राइट। कोर्ट ये देखेगा कि जो कानून बनाया है लेजिस्लेचर ने, वो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं उसका वायलेशन तो नहीं कर रहा है। जैसे प्रेम्बल हमने देखा था कि प्रेम्बल भी नॉन जस्टिसिएबल है, राइट। लेकिन प्रेम्बल का रेलिवेंस ये है कि जुडिशरी प्रेम्बल को कंसिडर करता है व्हाइल चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ। इन द सेम मैनर डीपीएसपीज आर आल्सो बीइंग यूज्ड बाय द कोर्ट टू सी द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ। सो दिस इज द रेलिवेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो आपको याद रखना है दैट हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी क्लासिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, बट स्टिल आपकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे हैव बीन ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी के आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जो हैं सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। 3 तरह की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यार देखो हुआ क्या है, 35 से लेकर, नॉट 35, 36 से लेकर और आपके जो 51 है, इन आर्टिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें सोशलिस्टिक कहा गया है, कुछ ऐसे हैं जिन्हें गांधीयन कहा गया है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें लिबरल इंटेलेक्चुअल कहा गया है। तो एक एक करके बात करते हैं इन प्रिंसिपल्स की। तो पहला है आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वो डीपीएसपीज होंगी जिनका जो सेंटर होगा, जिनकी जो आइडियोलॉजी होगी, दैट विल बी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस,
right? Their target, their aim, their objective will be to establish a welfare state. तो ये आपको याद रखना है, राइट? तो क्या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं? दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म. दे lay down the framework for democratic socialist state and their aim is to provide social and economic justice. Very important. और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. कौन कौन से हैं इस तरह के आपके प्रिंसिपल्स? तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 38. तो आर्टिकल 38 आता है आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में. क्या कहता है ये कहता है दैट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस. कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल, एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. तो असमानताएं जो हमारे देश में है उनको कम करना है. इनकम के आधार पर जो असमानताएं हैं, स्टेटस के आधार पर जो असमानताएं हैं, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इनके आधार पर, इनके बेसिस पर जो इनइक्वालिटीज देश में है उनको हमें कम करना है. ये कहां पर लिखा है? आर्टिकल 38 में लिखा है. और अगर आपको थोड़ा बहुत भी सोशलिज्म का आइडिया है तो सोशलिज्म यही तो बात करता है क्लासलेस सोसाइटी की. और अगर हम क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो क्लासलेस सोसाइटी का मतलब एक ऐसा समाज जो कि इनइक्वालिटी बेस नहीं होगा, इक्वालिटी बेस्ड होगा. ठीक, तो ये हो गया आपका 38. उसके बाद ये बात करता है टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. हम सबको ये अधिकार होगा कि हम अपनी जीवन यापन कर सके, राइट, अर्न कर सके. द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, राइट, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ. तो सरकार का क्या काम होगा? इट विल ट्राई और इट विल मेक श्योर दैट द रिसोर्सेज will be distributed equally or the equal opportunities has been provided to the citizen to gain that distribution of material resources, right? यानी जंगल के ऊपर अधिकार, इसके अलावा जो आपका पानी है उसके ऊपर अधिकार, यानी जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर अधिकार हो, जनता का अधिकार हो, ना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो. ठीक, पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट, फॉर मैन एंड वीमेन. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि कौन से आर्टिकल में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क लिखा है, राइट. प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, ये काफी मिलता जुलता है आपके आर्टिकल 23 से, राइट. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39. तो ये सारी बातें कहां पर लिखी हैं? आर्टिकल 39 में लिखी हैं कि स्टेट ये सब करने का प्रयास करेगा. इसके अलावा स्टेट विल आल्सो ट्राई टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड आल्सो टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड. ये कहां पर है? आर्टिकल 39A. एक एग्जाम होता है यूपीएससी का, EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, टफ लेवल का एग्जाम होता है, ए ग्रेड सर्विसेज के लिए होता है. वहां पे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आए थे, जिनमें से एक ये भी था कि फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 39A में मेंशन है. अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 41, ये सारे कौन से प्रिंसिपल्स हैं? ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं. तो आर्टिकल 41 बात करता है राइट टू वर्क की, टू एजुकेशन की, राइट, पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है वो किस आधार पर मिलता है? आर्टिकल 41 के बेसिस पर मिलता है. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जिसको कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जिसे कहा जाता है. टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 42 में है, राइट. जो आपकी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, वाटर फैसिलिटीज़ होना चाहिए, राइट, वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट मैटरनिटी रिलीफ के जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर हैं? आर्टिकल 42 में है. इसके अलावा टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अगर आप किसी से काम करवा रहे हो तो आपको एटलीस्ट उसको लिविंग वेज तो प्रोवाइड करने पड़ेंगे. सो आज का असाइनमेंट है आपको बताना है द डिफरेंस बिटवीन लिविंग वेज और द डेफिनेशन ऑफ लिविंग वेज. दूसरा है आपका व्हाट इज मिनिमम वेज, ठीक है, लिविंग वेज, मिनिमम वेज, और एक और वेज होता है, आई एम नॉट श्योर, लिविंग वेज, मिनिमम वेज, ओके, जो भी होता है आप एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है. सो इसमें डिफरेंस आप समझ लेना. डिसेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स कहाँ पर है? आर्टिकल 43 में है. उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया था EPFO में कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को कहाँ प्रमोट किया गया है DPSP में? सो इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन का लेवल अगर रेज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना है, तो ये आर्टिकल 47 में इंक्लूडेड है. तो ये सारे के सारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है जहां पर इक्वालिटी के बारे में बात हो रही है. देखो यार, सीधी बात है, जहां पर आपके वर्कर्स के बारे में बात होगी, राइट, जहां पर इक्वालिटी के बारे में बात होगी, ठीक है,
जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात होगी, राइट, जहाँ पे लीगल एड के बारे में बात होगी। ये सारे के सारे वो आर्टिकल्स हैं या फिर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जो कि आपके सोशलिस्टिक नेचर के हैं, क्योंकि समाजवाद इसीलिए तो लड़ रहा था, राइट। कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो वर्कर्स के अराउंड ही घूम रही थी, इक्वालिटी के अराउंड ही घूम रही थी। तो ये सारे समाजवादी प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स की। सो ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी, गांधी जी की विचारधारा पर आधारित हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या विचारधारा हैं। तो पहला, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। देखो, गांधी जी गांव से संबंधित अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा यकीन रखते थे। उनकी विचारधारा जो है वो विलेज ओरिएंटेड सिस्टम के ऊपर ज़्यादा आधारित है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 40 में, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हावेवर इसके अलावा भी अदर आर्टिकल्स हैं जो कि पंचायत के बारे में बात करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करते हैं। बट फिलहाल आप इतना याद रखें कि आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में जिक्र देखने को मिलता है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी गांधी जी ने बोला। कौन से आर्टिकल में बोला? 43 में बोला। तो 43A तो है सोशलिस्टिक, जहां पे मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात हो रही है। लेकिन अगर हम 43 की बात करें तो यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के बारे में बात हो रही है, और ये आता है आपके गांधीयन फिलॉसफी में, ठीक। उसके बाद है 43B, ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, ठीक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपके ज्यादातर गांव देहातों में काम करेंगे, छोटे शहरों में काम करेंगे, और अगेन ये रिलेट करता है गांधी की विचारधारा से। टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 46 में। तो गांधी जी जो है वो काफी ज्यादा रिलेटेड है विलेज सिस्टम से, डिप्रेस क्लासेस से, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये गांधीयन फिलॉसफी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, कहां पर मेंशन है? आर्टिकल 47 में। तो गांधी जी चाहते थे पूरे देश में कंप्लीटली बैन हो अल्कोहल के ऊपर, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के ऊपर। तो ये कहां पर है? 47 में है। तो ये डीपीएसपी का एक पार्ट है, राइट। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, जो गौ हत्या है, जो गौवंश की हत्या है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं गांधी जी की विचारधारा। उसके बाद आपको याद रखना है कौन से द प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउसेस कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 में है। फिर आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो तीसरी कैटेगरी है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 44, और आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होगा 2024 के इलेक्शन से पहले, ये मुद्दा आपको जरूर देखने को मिलेगा, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आर्टिकल 44 बात करता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। आपको याद होगा ये हमने डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जिसमें राइट टू एजुकेशन को शामिल किया गया था। आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। इसके अलावा 45 जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 45 जो है, उसमें अमेंडमेंट किया गया था, और जो पहले 6 से 14 था उसको लैंग्वेज चेंज किया गया, और ये कहा गया कि इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो 0 to 6 जो है, या 0 to 6 तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान लो 0 to 6 जो है वो 45 में है, और 6 से 14 जो है ये आपके आर्टिकल 21A में है। तो ये भी आपका कब हुआ था? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। इसके अलावा टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, ये कहां पर है? आर्टिकल 48 में दिया गया है। तो साइंस की जब बात होगी, साइंटिफिक लाइन्स की जब बात होगी, तो आप लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। और टू प्रमोट एंड इम्प्रूवमेंट और द इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये भी आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज में आएगा, आर्टिकल नंबर 48, राइट। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 49 ये भी आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल में है, जिसमें बात करेगा टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट। आर्टिकल 50 बात करता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आपका मेंशन है आर्टिकल नंबर 51 में। ओके, सो आपको एसएच आर्टिकल्स आपको याद नहीं रखने, अगर आप कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है, 50 इंपॉर्टेंट है, 45 इंपॉर्टेंट है, 43A इंपॉर्टेंट है,
राइट। इसके अलावा आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, 36 इंपॉर्टेंट है, 37 इंपॉर्टेंट है, 39A इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली तो सब मैंने कवर कर ही लिया, बट स्टिल इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। इसको बार बार पढ़ो, इसको याद रखने की कोशिश करो, और ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपका आंसर राइटिंग और आपके इंटरव्यूज़ में। इस सीरीज़ को मैं अभी आगे बढ़ाऊंगा। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के शायद मुझे ऐसा लग रहा है 2 लेक्चर हमें और करने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल डिस्कशन रहेगा। पार्ट 1 के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।